फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य में जितने भी शासक हैं उनको भी पढ़ेंगे। साथ में चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे, चाणक्य के नाम, चाणक्य की नीतियाँ भी पढ़ेंगे। और साथ में पढ़ने के बाद इस वीडियो के अंत में आपको 35 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी लगाना है, ताकि आपको पता चले कि इस वीडियो को पढ़ने के बाद आप 35 में कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी आप हमारे चैनल पर चित्र के माध्यम से, फिगर के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर। आपका पहला यहाँ पर दिया गया है मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश। मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनका शासनकाल 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक आपके इनका शासनकाल चलता है। इसके बाद इनके पुत्र आपके आते हैं जो कि थे एक बिंदुसार। बिंदुसार वो देखा जाए तो काफ़ी अच्छे शासक रहे हैं और इनका शासनकाल 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व तक चलता है। इसके बाद बिंदुसार के पुत्र आते हैं जो कि पुत्र कौन थे? अशोक थे। ठीक है ना, अशोक थे। और इसके बाद अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी आते हैं वो आपके देख सकते हैं कुणाल, दशरथ, सप्रति, आपके शालिशुक, आपके देववर्मन, सतवंत, आपके बृहद्रथ। जो आपके मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ। तो बृहद्रथ की कह सकते हैं कि सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। उन्होंने इनकी हत्या करके शुंग वंश को स्थापित कर लिया था। ये आपके रहे जो कि कह सकते हैं आपके शासक। अब पढ़ना है एक एक के बारे में। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाणक्य आपके कह सकते हैं चाणक्य थे। चाणक्य के और भी नाम होते हैं कौटिल्य, विष्णुगुप्त। याद रखना कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वो आपके चाणक्य थे, जिनके उपनाम है कौटिल्य और आपके विष्णुगुप्त हैं। इनकी राजधानी आपकी पाटलिपुत्र थी। और राजकीय चिन्ह की बात करें तो मयूर था। भाषा इनकी पाली थी। याद रखना इनकी भाषा कैसी थी? पाली। जो शिक्षा का केंद्र था मौर्य वंश में वो आपका तक्षशिला था। ठीक है ना। इसके बाद जो पॉइंट पढ़ना है, इनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था हेलेना से। ये कहा जाता है इनकी शादी इंटरनेशनल शादी थी पहली बार, जो कि सिकंदर का उत्तराधिकारी बने थे। कौन? तो आपके सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना। ठीक है ना, हेलेना से शादी हुई थी। ये कौन थी? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी जो इनके साथ शादी हुई थी। दूसरा पॉइंट जो विशेष पॉइंट आपका है कि सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जहां उसने इंडिका की रचना किया था। लास्ट में आपको पॉइंट पढ़ना है कि वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि थे भद्रबाहु से दीक्षा लिया और श्रावण बेलगोला में 297 ईस्वी पूर्व में उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। ठीक है। और इनके जो उपवास द्वारा शरीर त्याग करते हैं उसे संलेखना विधि बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनकी मृत्यु किस विधि द्वारा हुई थी? तो संलेखना पद्धति के द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं जो कि आपका चंद्रगुप्त के बाद आपके आते हैं उनका पुत्र था बिंदुसार। ठीक है। बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और इनका जो प्रधानमंत्री इनके समय में थे वो भी आपके आरंभ में चाणक्य थे, बाद में खल्लाटक हो गए थे। ठीक है ना। इसके बाद आपको जहाँ पर अशोक के बारे में पढ़ना, इतना नहीं पढ़ना, और भी अभी आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। आपको यहाँ पर चित्र में दिखा है इसलिए आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर अशोक के बारे में छोटी सी झलक है कि 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और उसे जीत लिया था। और कलिंग में इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि नरसंहार हुआ, इतना रक्तस्राव हुआ, जिससे कि नरसंहार को देखकर अशोक विचलित हो गए और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो अशोक है वो कह सकते हैं बौद्ध धर्म स्वीकार किया था किस युद्ध के बाद? तो कलिंग युद्ध के बाद। या कह सकते हैं कब युद्ध नहीं किया, किस युद्ध के बाद नहीं किया? तो कलिंग युद्ध के बाद, अर्थात जो खारवेल के साथ लड़ा गया था उनके बाद कभी भी युद्ध नहीं लड़े थे। इसके बाद पॉइंट आपको देखना है कि अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया था। दूसरा पॉइंट वो पूछा जाता है कि सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई थी। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि अशोक के जो शिलालेख है सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो आपके जेम्स प्रिंसेस पर पढ़ा था। ठीक है, जेम्स प्रिंसेस ने।
दूसरा पॉइंट, जो आपका सारनाथ स्तंभ का निर्माण है वो भी अशोक ने करवाया था। और इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है। किसकी? शक्ति का प्रतीक है। इस प्रगति को भारत सरकार ने, अर्थात जो प्रतिकृत है, इसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया भैया। और ये आपका स्तंभ जो था वो मौर्य युगीन वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ आपका उदाहरण है। ठीक है, लास्ट जो आपके शासक थे बृहद्रथ, वो कह सकते हैं कि सेनापति जो थे इनके पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। ये रही आपकी छोटी सी झलक। अब आपको यहाँ पर पढ़ना है, जो कि देख सकते हैं काफ़ी अच्छे आपके पॉइंट लेके आए हैं हम इस वीडियो में। कह रहा है मौर्य जो थे अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके विभिन्न नाम थे। इन विभिन्न नाम में यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के 3 नामों का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। पहला आपका नाम होता है सैंड्रोकोट्स। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मौर्य का, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनका नाम सैंड्रोकोट्स भी था। ठीक है, और इस शब्द का प्रयोग स्ट्रैबो, एरियन एवं जस्टिन ने किया था। दूसरा नाम था आपका एंड्रोकोट्स। इस नाम का प्रयोग एम्पियासन और प्लूटार्क ने किया था। तीसरा आपका है सैंड्रोकोट्स। ठीक है ना, सैंड्रोकोप्ट्स। इसका प्रयोग निरियाकस ने किया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि 28 फरवरी 1793 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सम्मुख बताया। ठीक है, सम्मुख बताया कि ये तीनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य के ही थे। ठीक है, अगले पॉइंट में देख लीजिए आपका जो मौर्य साम्राज्य था वो किस प्रकार से आपका मौर्य साम्राज्य विस्तृत हुआ था। यहाँ पर आपका दिया है, अर्थात ये आपका जो अफगानिस्तान, काबुल से लेके तक्षशिला से लेके ये आपका टोटल यहाँ से लेके दक्षिण भारत तक इनका कह सकते हैं साम्राज्य आपका हुआ था। यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको पढ़ना है, देख लीजिए। आपका ये दिया गया है जो कि मैप एक माध्यम से कह सकते हैं कि जो इनका साम्राज्य था इस प्रकार से था। उत्तर में तक्षशिला, आपके पश्चिम में जो पश्चात्य में था कलिंग, मतलब जो राजा थे यहाँ पर आपके पूर्वी घाट के साइड में, उड़ीसा साइड में तो आपकी कलिंग थे। दक्षिण के क्षेत्र में जो थे वो आपके स्वर्णगिरी थे, और अवंती पथ में आपके उज्जैन और पाटलिपुत्र जो कि पूर्वी क्षेत्र में थे। इस प्रकार से। और एक पॉइंट और आपको पढ़ना है कि विश्व का प्रथम सम्राट, ठीक है, विश्व का प्रथम सम्राट अशोक, जिसने शस्त्र त्याग व विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, याद रखना। और भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम जो प्रचलन हुआ था वो आपके सर्वप्रथम भारतीय शासक अशोक के द्वारा ही किया गया था। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। और एक पॉइंट आप देख लीजिएगा कि अशोक ने सर्वप्रथम विश्व को जीतो और जीनो दो। ठीक है, अशोक ने सर्वप्रथम विश्व को जियो और जीनो दो ये शब्द दिया था। किसने दिया था? अशोक ने, कि जियो और जीने दो। ठीक है, ये दिया था। अब पॉइंट आपको यहाँ पर पढ़ना है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट कि चाणक्य कौन थे। ठीक है, चाणक्य। तो देखते हैं चाणक्य कौन थे। तो चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। इनके पिता चाणक्य थे, चाणक्य थे। ठीक है, इनके पिता का नाम था चाणक्य। ठीक है ना। और चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है, याद रखना, बहुत बार पूछा गया आपके पीसीएस में कि भारत का मैकियावेली किसे बोलते हैं, तो आपकी चाणक्य को बोलते हैं। इनका उपनाम कौटिल्य था। जो लोक प्रशासन की प्रथम प्रमाणिक पुस्तक आपकी है अर्थशास्त्र में इनका जो चाणक्य नाम लिया गया है। यहाँ पर जो आपकी अर्थशास्त्र है वो आपकी 15 अभिकरणों या खंडों में विभाजित है। इसके अनुसार आपके 7 अंग आपके बताए गए हैं। ठीक है, 7 अंग बताए गए हैं। और पुराणों में चंद्रगुप्त को श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है, याद रखना, पुराणों में चंद्रगुप्त को श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। एक पॉइंट याद रखना, कौटिल्य के अनुसार राजा धर्म परिवर्तक होता है, जो कि कह सकते हैं सामाजिक व्यवस्था का संचालन होता है। इतना पॉइंट आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, लगभग आपका हमने कवर कर दिया है। ठीक है, आपके यहाँ पर 8-10 मिनट में, लेकिन हम चाहते हैं कि 5 मिनट का और समय दीजिए, कुछ और भी पॉइंट है, इसके बाद आप टेस्ट लगाइए। देखिए यहाँ पर मौर्य के बारे में, इनका शासनकाल। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य अर्थात विष्णु कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंदवंशी शासक थे आपके घनानंद को पराजित किया, और 25 वर्ष की आयु में, जो कि 322 ईस्वी पूर्व में मगध के सिंहासन पर आसीन हुए और मौर्य समाज की स्थापना की। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है
कि चंद्रगुप्त मौर्य जो चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा आपके मुद्रा राक्षस नाटक है उसमें से रची मतलब है, जो कि विशाखादत्त ने गुप्त काल में किया है। ठीक है ना। अगला पॉइंट आपको देख लीजिए, जो कि कह सकते हैं कि ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बोलते हैं, जबकि कोई क्षत्रिय बताते हैं, कोई कुछ बताते थे। इस पर करना है, नाम अभी हमने आपको बता ही दिया था। ठीक है ना। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी, अर्थात प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। दूसरा पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक थे सिल्यूकस निकेटर को पराजित किया और संधि करने के लिए विवश भी किया, और सिल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लेने के बदले उन्हें पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र को उन्हें दे दिया था, और साथ में अपने जो उनकी पुत्री थी सिल्यूकस ने, ठीक है, सिल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया था। ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं सिल्यूकस ने मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जहाँ इंडिका नामक पुस्तक लिखी। अर्थात जो मेगस्थनीज पुस्तक है वो किसने लिखा है, इंडिका ने लिखा है, और इंडिका मौर्य के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालती है। दूसरा पॉइंट एक आपको आ रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया। अगला पॉइंट आपका जो दिया है यहाँ पर देख सकते हैं, रुद्रादामन की जूना से क्वेश्चन पूछेगा, रुद्रादामन की जूनागढ़ अभिलेख से, जो कि आपका कह सकते हैं संस्कृत भाषा में है। चंद्रगुप्त के नाम का उल्लेख आता है। इसमें मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मौर्य काल में जो निर्मित सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है, और इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुष्यमित्र वैश्य ने इस गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई व्यवस्था के लिए करवाया था। अगला पॉइंट देख लीजिए कि वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला में 297 ईस्वी पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया, और इन्हें त्याग देने की जो प्रक्रिया होती है संलेखना विधि कहते हैं। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक है आपकी अर्थशास्त्र, वो मौर्य वंश की राजनीति, लोक प्रशासन की विस्तृत जानकारी देती है। कहा जाता है कि जो चाणक्य की अर्थशास्त्र थी उसमें से चाणक्य जब सोते थे वो पहले एक राजनीति की तरह से क्या किए थे कि पहले ही आपके चित्र के माध्यम से बना लिया था कि अगर आपके पूरब से युद्ध होता है तो किस प्रकार से सेना को सजाना है, उत्तर से होता है किस प्रकार से सेना को सजाना है, ये इस प्रकार से सजा लिए थे। जब अचानक कभी युद्ध होता था तो सैनिकों से बोल देते थे कि इस प्रकार का पृष्ठ नंबर निकाल लीजिए और जिस प्रकार से यहाँ पर हमने सेना बताया वैसे लगा दीजिए और युद्ध जीत जाते थे। दूसरा पॉइंट थे कि जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका जो घर बनाया गया था एक ऐसे बनाया गया था कि जैसे भूल भुलैया होता है, उनके अंदर कोई जा नहीं पाता, मतलब कि इस प्रकार से परछाई द्वारा होता है कि वहां पर पहुंचना बड़ी मुश्किल का था। ये चाणक्य की नीति के अंतर्गत होता है। मैकियावेली हमने बता दिया है। एक पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि जो चाणक्य थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्राचार्य थे। शुरू में क्या थे चाणक्य, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्राचार्य थे। ठीक है, अब देख लीजिए आपका बिंदुसार के बारे में, इसके बाद टेस्ट सॉल्व करते हैं। बिंदुसार से आपका जो शासनकाल 297 होता है, लेकिन कहीं कहीं 298 होता है। ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र बिंदुसार उनका उत्तराधिकारी बना। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रघात कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि अमित्रघात किसे कहते हैं, तो बिंदुसार को कहते हैं, जबकि वायु पुराण में उसे मद्रसार और जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा जाता है। अमितघात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं बिंदुसार ने सुदूरस्थ दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित किया था। ये बहुत बड़ी इनकी एक हासिल, मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अगला है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 युद्ध हुए थे। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मौर्य साम्राज्य में या मौर्य शासन में किसके शासनकाल में आपके तक्षशिला में 2 युद्ध हुए थे, तो आपके बिंदुसार के समय हुए थे, जिनका दमन करने के लिए पहली बार अशोक को भेजा और दूसरी बार सुसेम को भेजा था। किसने, बिंदुसार ने। ठीक है ना।
अगला पॉइंट है आपका कि बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक कौन थे आपके? एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में भेजा था, अर्थात बिंदुसार के समय कौन आया था? आपका डायमेकस आया था, ठीक है ना। इसके बाद आपको देखना है कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और बिंदुसार की मृत्यु हुई थी आपके जो कि 273 ईस्वी पूर्व में लगभग आपकी हुई थी, ठीक है ना। इतना हो गया। अब आपको यहाँ पर लगाना है टेस्ट, ठीक है। हमने आपसे 15 मिनट का समय लिया है, याद रखना 15 मिनट का समय लिया है। अगर आप लाइव क्लास ले रहे होते तो आपको इसी साम्राज्य को पढ़ने में 3 दिन कम से कम समय लगा देते 1-1 घंटे की क्लास में, ठीक है। लेकिन हम आपको आधा घंटे में पूरा का पूरा जो कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य का निचोड़ आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। और आपका जो कह सकते हैं कि यहाँ पर बाकी रह गया है कौन? आपका अशोक बाकी रह गया है। तो अशोक संबंधित बहुत बड़ा चैप्टर है क्योंकि उसमें शिलालेख है, उनके बारे में होता है, कहाँ उनका उल्लेख है। तो अशोक का पर्सनल आपको चैप्टर बना देंगे उनके बारे में, ठीक है ना। लेकिन कुछ पोर्शन हमने बताया है तो उसका टेस्ट आप लगा सकते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था? बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में कि प्राचीनतम राजवंश कौन था। यहाँ पर फर्स्ट का ऑप्शन आपका एक हो जाएगा मौर्य वंश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? मौर्य वंश का शासक नहीं था। यहाँ पर 2 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा अजात शत्रु, ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? जो अर्थशास्त्र के लेखक थे वो चाणक्य किसके समकालीन थे? 3 का ऑप्शन आपका बी चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो आपके कौटिल्य ने किया था, ठीक है, कौटिल्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु जो कि चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? अभी हमने बताया था कि आपके नालंदा विश्वविद्यालय के उस समय आपके प्राचार्य थे, ठीक है, नालंदा विद्यालय के वो प्राचार्य थे उस समय, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन आपका है कि यूनानियों को भारत से बाहर निकालने वाला ये शासक कौन था? 6 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो ये यूनानी राजदूत कौन था? आपका 7 का ऑप्शन राइट आपका सी मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट कर आपसे मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? जो ग्रीस के राजदूत थे उनका नाम क्या था? ऑप्शन आपका बी आपका मेगास्थनीज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो दौरा भारत का सबसे पहले किया था आपके मेगास्थनीज ने, ठीक है, मेगास्थनीज ने। क्योंकि फायान आए थे गुप्त काल में, हेनसांग आए थे आपके हर्षवर्धन के समय में, इत सिंह और बाद में आए थे। तो सबसे पहला वंश आपका था मौर्य वंश, तो आपके आए मेगास्थनीज, समझ गए ना। नेक्स्ट कर आपसे इंडिका किसने लिखी? अभी हमने बताया कि इंडिका किसने लिखी थी? आपके बी मेगास्थनीज ने लिखी। नेक्स्ट कर आपसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? अपने अंतिम दिन गुजारे थे श्रवणबेलगोला में और वहीं उपवास के दौरान उनकी मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट कर आपसे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? कौन बैठा था? ऑप्शन आपका सी बिंदुसार बैठा था। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? अर्थात जो बिंदुसार थे उनके समय अशांति फैली थी, ये अशांति कहाँ फैली थी? तो अभी हमने बताया था कि तक्षशिला में अशांति फैल गई थी, जिसके कारण बिंदुसार ने प्रथम बार आपके अशोक को भेजा था, बताया था तक्षशिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? कहाँ भेजा था? ऑप्शन आपका बी तक्षशिला में भेजा था। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शिका था? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है आपके एग्जाम में, और या किसी भी एग्जाम में बहुत आया है कि देव नाम प्रियदर्शिका या प्रियदर्शिक किसका था? ये किसका था? तो 15 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर आपकी अशोक का था। याद रखना देव नाम प्रियदर्शी अशोक का नाम था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं था, अशोक का था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है देव नाम प्रियदर्शी के नाम से कौन विख्यात था? कौन विख्यात था? तो आपका ऑप्शन फिर से यहाँ पर वही आ गया है, तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा अशोक था।
नेक्स्ट कह रहा है आपसे किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। अभी हमने बताया था कि शिलालेखों का जनक बोला जाता है भारत में अशोक को ही कहा जाता है, क्योंकि प्रथम बार शिलालेख अशोक के ही हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अभी हाल में आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, तब भी क्वेश्चन आपका यही पूछा गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर 18 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट कह रहा है आपसे अशोक के शिलालेखों को किसने और कब पहली बार पढ़ा था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में रखा मिलता है। ये आपका जो कह सकते हैं प्रश्न आपका दिया होता है। 19 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप हैं, इन्होंने 1837 में पढ़ा था अशोक की शिलालेखों को। नेक्स्ट कह रहा है आपसे अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। ये किया है 20 का ऑप्शन आपका ए, अर्धमगधी का प्रयोग किया है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था। अर्थात जो अशोक विचलित हो गए थे और कभी युद्ध न करने की कसम खाई थी, ये आपका कौन सा युद्ध था। ऑप्शन आपका बी, कलिंग युद्ध हुआ था जो खारवेल के साथ हुआ था। बहुत ही रक्तपात हुआ जिसके कारण अशोक विचलित हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए कह सकते हैं कि विदेशों में या श्रीलंका में भेजा भी गया था दूसरे लोगों को। नेक्स्ट करें कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कलिंग का युद्ध जो आपका लड़ा गया था वो लड़ा गया था आपका ए नंबर आपके 261 ईस्वी पूर्व। बहुत बार क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट कर आपसे कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था। ये दर्ज किया था आपकी ऑप्शन आपका डी, राक एडिक्ट आपका जो यहाँ पर हो जाएगा 13। नेक्स्ट कर आपसे किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा है। अर्थात जो कलिंग युद्ध हुआ था अशोक ने लड़ा था उसमें से काफ़ी विचलित हुए थे और युद्ध त्याग करने की घोषणा की थी। इसका जो साक्ष्य या कह सकते हैं किस शिलालेख में दर्शाया गया है। ये आपका है जो शिलालेख है आपका यहाँ पर राजा देश शिलालेख जो कि शिलालेख 13 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई पड़ता है। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है। तो ये दिखाई देता है उनके आपके कह सकते हैं शिलालेखों पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश पर। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मौर्य के अधीन अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन यहाँ पर कौन हो जाएगा। तो 26 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये अपनाए थे बी आपके उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और अशोक बौद्ध धर्म की स्वीकार करके कह सकते हैं स्थापित शाखा का अनुयायी बना। और अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री जो थी उनकी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भी भेजा था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन आपका है 28 नंबर कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था किसके शासनकाल में। 28 का ऑप्शन बी, अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था। तृतीय बौद्ध संरक्षण प्रदान किया गया था आपके ऑप्शन बी, अशोक में। नेक्स्ट कह रहे हैं आप यहाँ पर कि निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। ये आपकी हो जाएंगी 30 का ऑप्शन आपका डी, आपकी करवाकी। कौन करवाकी थी। 30 का डी ऑप्शन हो जाएगा करवाकी। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि राजतंत्र के बारे में निम्न में से किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है। 31 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, अर्थशास्त्र में विवेचन किया गया है राजतंत्र को। 32 नंबर आपसे कह रहा है मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था। तो वो स्थानिक कह सकते हैं जो स्थानिक था वो आपका था बी, प्रांतीय प्रशासक। ठीक है ना। और इसके बाद आपका दिया है मौर्य वंश के
तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था। ये वीडियो और ये प्रश्न आपका जो है हमारे इस वीडियो का अंतिम है और आपको इस प्रश्न का कमेंट करके बताना है क्या जवाब होगा। साथ में आपको बताना है कि आपने इस टेस्ट में कितने सॉल्व किए।